नमस्कार। मैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित, आचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हूँ। आज अनुवाद के संबंध में यह कक्षा आयोजित की गई है। अनुवाद एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज को विभिन्न विषयों की जानकारी देने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण कार्य है और हमारे भारत में इस अनुवाद की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। अनुवाद प्रामाणिक रूप से होना चाहिए। अनुवाद के कुछ सिद्धांत होते हैं। अनुवाद जब भी हम किसी एक भाषा के विषय का दूसरी भाषा में करते हैं तो उस समय यह आवश्यक होता है कि जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद करना है, अनुवादक को उन दोनों भाषाओं का विशेष ज्ञान हो। तभी किसी एक भाषा में निबद्ध विचारों का सार्थक अनुवाद दूसरी भाषा में हम कर सकते हैं। और इस प्रकार एक भाषा में निबद्ध जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं, जो विज्ञान है, जो आचार की विशेषताएं हैं, उसको हम दूसरी भाषा के माध्यम से एक व्यापक समूह में प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। आज हम आपसे अनुवाद की आप्त भारतीय परंपरा में बौद्ध परंपरा के विषय में संवाद करेंगे। आज की कक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बौद्ध साहित्य के विपुल साहित्य का प्रामाणिक एवं संक्षिप्त परिचय। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि अनुवाद की बौद्ध परंपरा का शुभारंभ कब हुआ, और इसके साथ साथ इस कक्षा में बौद्ध विचारधारा के प्रचार प्रसार में अनुवाद की जो विलक्षण अद्वितीय भूमिका रही है, उस भूमिका के संदर्भ में भी हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। प्रस्तावना के रूप में आप अनुवाद का अध्ययन भारत की परंपरा में जो आरंभ हुआ उसकी जो प्रामाणिकता है, उस अनुवाद की और उस अनुवाद के अध्ययन की जो वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता के संबंध में आपस में समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में अनुवाद का अध्ययन भारत की उस प्राचीन तथा अत्यंत वैज्ञानिक परंपरा का अध्ययन है जिस पर हम प्रत्येक भारतीयों को गर्व होता है। आपको ज्ञात होगा हमारे देश में पुराणों की रचना की गई। वेद
जिनको भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उन्हें लिखा गया। महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हमारी भारत की परंपरा में प्रतिष्ठित हैं और बड़े आदर के साथ इनका अध्ययन अध्यापन आज भी हो रहा है। मैं इन ग्रंथों की रचना के संदर्भ में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आपको यह समझाना है कि भारत की यह अनुवाद की परंपरा वास्तव में अत्यंत वैज्ञानिक और प्राचीन है, जिस पर हम अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं। भारतीय परंपरा में यदि पुराणों की रचना की गई, यदि दर्शनों की रचना की गई, यदि ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद की रचना की गई, तो इन सारे ग्रंथों की रचना के पृष्ठभूमि में उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण था, मानव मात्र का उत्थान था और मानव मात्र में आपसी सौहार्द की स्थापना ही इन सारे विशिष्ट ग्रंथों की रचना के पीछे उद्देश्य के रूप में माने जा सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जिन भी ग्रंथों की रचना की गई, उन ग्रंथों का अनुवाद, उन ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए एक होड़ सी पूरे विश्व में लगी थी और इस भारत को विश्व गुरु माना जाता था और मेरी दृष्टि में आज भी भारत विश्व गुरु है। और ऐतिहासिक यह तथ्य है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे देश में सुदूर देशों से लोग अत्यंत कठिन यात्रा करके आते थे और यहाँ के संस्कृत में विशेष रूप से लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करते थे और फिर यहाँ की भाषा को समझ करके, भाषा में लिखे हुए उस साहित्य को, उस विज्ञान को समझ करके ईरान में, जापान में, लंका में उन जानकारियों को ले जा करके अनुवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे। और इस प्रकार भारतीय विज्ञान, भारतीय समाज की संरचना के आधार तत्व का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होता था। इसीलिए हमने यह कहा कि यह अनुवाद की भारतीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है और न केवल प्राचीन है अपितु विज्ञान सम्मत, विज्ञान आधारित है और उस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। भारत एवं पड़ोसी एशियाई देशों में अनुवाद या अनुवचन की परंपरा कब आरंभ हुई यह सुनिश्चित नहीं है। वेदों के संहिता ग्रंथ विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ऐसी मान्यता है और इन वेदों में भी ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध या विमति किसी ने भी नहीं दिखाई है। जब ऋग्वेद की संहिताओं को सामवेद में गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा इन्हीं मंत्रों को यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठान के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित किया गया, तब यह एक प्रकार से अनुवाद या अनुवचन ही था। मेरे प्रिय छात्रों, अनुवाद और अनुवचन यह पर्याय है। अनु शब्द का अर्थ संस्कृत में
बाद में होता है, और वचन मतलब कहना। तो बाद में कहना, मूल रूप में किसी भाषा में कोई बात कही गई और बाद में उसी तथ्य को जब हम किसी दूसरी भाषा में कहते हैं तो इसको हम अनुवचन कहते हैं, इसी को हम अनुवाद कहते हैं। अतः अनुवचन और अनुवाद की समानार्थकता में हमें संदेह नहीं होना चाहिए। प्रश्न होता है कि अनुवाद की बौद्ध परंपरा का आरंभ कब हुआ। इस संदर्भ में जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं उन्हें हम आपको समझ लेना चाहिए। वास्तव में अनुवाद की परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम बौद्धों से हुआ। यह ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर हम स्वीकार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थीं उनका लोकहित में प्रचार प्रसार अनुवाद के बिना संभव नहीं था। बौद्ध धर्म की शिक्षा में यह विशेषता थी कि यहाँ कुल, वर्ण, क्षेत्र, जाति, नस्ल, लिंग भेद का कोई स्थान नहीं था। कोई भी मानव इस धर्म की शिक्षा ले सकता था और संभवतः यही कारण है कि बौद्ध शिक्षा का बिना किसी अवरोध या बाधा के विश्व पटल पर पर्याप्त विस्तार, प्रचार, प्रसार हुआ। इस संदर्भ में विनय पिटक के चुल्लवग्ग का एक प्रसंग द्रष्टव्य है। यहाँ यमेल एवं तेकुल नाम के दो पठान बंधुओं की कथा प्राप्त होती है। ये दोनों पुरुषपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है और इसे आजकल हम पेशावर के नाम से जानते हैं, वहाँ से पैदल मगध आए ये दोनों तथा गौतम बुद्ध के संघ में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। और इन दोनों ने देखा कि सामाजिक विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की वाणी को जन सामान्य की भाषा में अनुवाद कर लोगों को बार बार सुनाते हैं। इन दोनों पठान बंधुओं को यह समुचित नहीं प्रतीत हुआ कि बौद्ध जैसे विशिष्ट पुरुष की वाणी को जन सामान्य की भाषा में बार बार सुनाया जा रहा है। इन दोनों ने वेदों की भाषा, आप जानते हैं वेदों की भाषा संस्कृत भाषा है, वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इन दोनों पठान बंधुओं ने वेदों की संस्कृत भाषा में बुद्ध के वचन को अनुदित करने की भगवान बुद्ध से अनुमति मांगी, पर भगवान बुद्ध ने अपने वचनों के अनुवाद की अनुमति इन बंधुओं को नहीं दी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से अपनी अपनी लोक भाषा या समाज में बोली जाने वाली बोली में ही अपने उपदेशों के अनुवाद एवं पाठ की अनुमति दी। इससे यह हमें समझ लेना चाहिए कि बौद्ध विचारों का प्रचार प्रसार जो विश्व पर आज दिखता है, विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म की जो ग्राह्यता है, उसके पीछे इस प्रकार के भेदभाव का
न होना स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा इस भावना को बल न देना ही है। त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में भी इस प्रकार के बुद्ध वचन मिलते हैं, जिनके प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने अनुवाद का सहारा लिया। उन दिनों आवागमन के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। यही कारण था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई माह लग जाते थे। भदंत महाकच्चायन अवंती देश, जो आजकल मालवा या उज्जैन के आसपास का प्रदेश माना जाता है, से प्रस्थान कर मगध, कोसल आदि स्थानों में पधारे तथा गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर भगवान बुद्ध के निर्देश के अनुपालन में अवंती देश वापस आए और अपने देश वापस आकर इन्होंने बुद्ध के लोकोपकारी उपदेशों का स्थानीय भाषा या बोली में अनुवाद किया और अनुवाद करके अपेक्षित प्रचार प्रसार भी किया। भदंत पूर्ण की गाथा भी त्रिपिटक में प्राप्त होती है। इन्होंने अनुवाद के ही माध्यम से बौद्ध धर्म को सूनापरंत, जो आजकल पश्चिमी महाराष्ट्र एवं गुजरात का क्षेत्र है, की बोलचाल की भाषा में परिवर्तित कर जनसामान्य को सुलभ कराया। इस क्षेत्र के लोग अत्यंत कठोर स्वभाव के थे, आप उनको निष्ठुर भी कह सकते हैं, पर ऐसे विपरीत मनोभावना के लोगों के बीच भी भदंत ने अपने विनम्र स्वभाव के कारण बौद्ध धर्म में वहाँ के लोगों को दीक्षित किया और अनुवाद के द्वारा इस कार्य में उन्होंने सफलता प्राप्त की, ऐसा हम कह सकते हैं। मध्यम निकाय के अस्थलायन सूत्र में कंबुज या कंबोज देशों का वर्णन प्राप्त होता है। यह देश वर्तमान में अफगानिस्तान का संभवतः उत्तर पूर्वी भाग रहा होगा। अस्थलायन सूत्र में उल्लेख मिलता है कि वहाँ के लोग उत्तर भारत के कोसल, मगध आदि देशों से अत्यंत विपरीत भिन्न स्वभाव के थे। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नामक कोई विचारधारा थी ही नहीं और पूरा समाज दो भागों में विभक्त था। एक भाग को अर्य अर्थात आर्य या स्वामी नाम से जाना जाता था तथा दूसरा भाग दास नाम से प्रसिद्ध था। ऐसे प्रदेशों में जहाँ का समाज एक दूसरे से सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से परस्पर नितांत भिन्न था, एक दूसरे के भावों को समझने के लिए बोलियों को उल्था करना ही एकमात्र उपाय था। वहाँ भगवान बुद्ध के शिष्यों को यहाँ के समाज में बुद्धवाणी का प्रचार प्रसार करने में अनुवचन के माध्यम से ही पर्याप्त सहयोग मिला होगा, यह हम मान सकते हैं। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म, बौद्ध विचार जो देश को एकजुट करने में, समाज को समृद्ध करने में, शांति के प्रचार प्रसार में उपयोगी थे, उनके प्रचार प्रसार में अनुवाद की परंपरा का बहुत बड़ा योगदान था, यह हम आप
समझ सकते हैं। आगे और विस्तार से बौद्ध अनुवाद परंपरा के संबंध में अगली कक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। अगली कक्षा में फिर इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे।